एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने टर्म्स ऑफ ट्रेड देखा था। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जो डेटीरियोरेट करते हैं कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ जो हमने टर्म्स ऑफ ट्रेड देखे थे। एक था कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड विच वाज N इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इम्पोर्ट इनटू 100। दूसरा हमने देखा था income terms of trade, which was price of export upon price of import into the quantity of or the volume of export. Then single factorial terms of trade, which was price of export upon price of import into the ZX, productivity of export sector of domestic country. Then if we go further, then we saw double factorial terms of trade, which is price of export upon price of import into the export sector productivity upon the export sector productivity of foreign country, or we can say import sector productivity of foreign country into 100. So these were the terms of trade we discussed in the last video. अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके या प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे रीजंस हैं जो इस टर्म्स ऑफ ट्रेड को डेटीरियोरेट करते हैं। अभी पहले एक चीज़ समझ लो कि डेटीरियोरेट होना मतलब क्या है। टर्म्स ऑफ ट्रेड कम होना। कम कब होता है टर्म्स ऑफ ट्रेड? या तो न्यूमरेटर कम होगा या तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा। यानी इनमें से हम अगर देखें, अगर हम कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात करें, दिस इज़ कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो इसमें या तो प्राइस ऑफ एक्स कम होगा तो टर्म्स ऑफ ट्रेड डेटीरियोरेट होगा, या तो प्राइस ऑफ इंपोर्ट बढ़ेगा तो टर्म्स ऑफ ट्रेड डेटीरियोरेट होगा। तो ये दो चीज़ें आप माइंड में रखिए। According to such economists as Prebish, Singer, Mridal, the commodity terms of trade of developing nation tend to deteriorate over time. ये तीनों ने अपने स्टडीज़ के थ्रू बताया है कि कैसे कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो फॉर डेवलपिंग नेशंस ओवर टाइम डेटीरियोरेट होता ही रहता है। The reason is that most or all of the productivity increases that take place in developing nations are passed on to their workers in the form of higher wages and income, while most or all of the productivity increase that take place in developing nations are reflected in lower prices. देखो रीज़न क्या है? डेवलप्ड नेशंस जो हैं, डेवलप्ड नेशन में जो भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है वो हायर वेजेस या हायर इनकम के फॉर्म में वर्कर्स को जाता है। लेकिन यहाँ पे डेवलपिंग नेशन में जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है वो प्राइसेस स्टिल कम होता है उसका। तो प्राइसेस कम है तो वेजेस कैसे दे पाएंगे? वेजेस नहीं दे पाएंगे उनको, या इनकम नहीं दे पाएंगे। दस डेवलप्ड नेशन, सो द आर्ग्यूमेंट गोज, हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। क्यों? डेवलप्ड नेशन में प्राइसेस भी हायर है और वेजेस भी वो दे पा रहे हैं, इनकम भी वो दे पा रहे हैं। अब लोग जो काम कर रहे हैं वर्कर्स, उनको अगर अच्छा वेजेस मिलेगा, अच्छा इनकम मिलेगा, वो और प्रोडक्टिविटी और काम करना चाहेंगे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। लेकिन डेवलपिंग नेशन में क्या है? प्राइसेस कम है तो वो दे नहीं पाते हैं वर्कर्स को इनकम, तो वो काम करना नहीं चाहेंगे इतना। वो बोलेंगे हमें तो बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है। They retain the benefit of their own productivity increase in the form of higher wages and income from the workers for their workers, and at the same time they also reap more benefits from the productivity increase taking place in developing nation through lower prices that they are able to pay for agricultural export of developing nation. तो developed nation क्या करता है कि एक तरीके से उनका जो मैन्युफैक्चर्ड या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उनका प्राइस हायर है, तो वो अपने हायर प्रोडक्टिविटी के लिए वर्कर्स को हायर इनकम दे पा रहे हैं। और दूसरी जगह पर लोअर वेज जो डेवलपिंग नेशन है उनका प्राइसेस कम है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का, वो मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उनका प्राइसेस कम है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का, तो वहाँ पे लो प्राइसेस से वो वहाँ से डेवलप्ड नेशन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इम्पोर्ट कर पाते हैं। The very different response to productivity increase in developed and developing nation is due to widely different conditions in their internal labor market. अब ये जो डिफरेंस है
प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने का डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन में, वो इंटरनल लेबर मार्केट के डिफरेंट कंडीशंस की वजह से है. स्पेसिफिकली बिकॉज लेबर इज़ रिलेटिवली स्केर्स इन डेवलप्ड नेशन. जो डेवलप्ड नेशन है, अगर हम डेवलप्ड नेशन की बात करें, वहाँ पे स्केर्स लेबर है, यानी कम लेबर है. ठीक है, इस वजह से क्या होगा, लेबर यूनियन स्ट्रांग होंगे. क्योंकि कम लेबर है तो क्या होगा कि आपको अगर चाहिए, हम अगर काम करें तो आप हमें हायर वेजेस दो, तो लेबर यूनियन स्ट्रांग होगा. मोस्ट ऑफ द प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज जब होगी तो डेवलप नेशन में लेबर यूनियन को पता चलेगा कि हमारे वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, जो इतने कम है वर्कर्स, उनसे काम निकलवा के ये सारे पैसे लेके जा रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, हम कम वर्कर्स हैं ना, हमें ज़्यादा वेजेस दो तो हम काम करेंगे. तो प्रोडक्टिविटी जो इंक्रीज़ होती है डेवलप्ड नेशन में, दैट आर एक्सट्रैक्टेड बाय द लेबर इन द फॉर्म ऑफ हायर वेजेस, लीविंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइसेस more or less unchanged. Indeed, labor in these nations are Indeed, labor in these nations was often able to extract wage increase that are even higher than their productivity increase. तो इतना भी देखो, इतने स्केर्स लेबर है कि जितना वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा, उसके कंपैरिजन से उससे ज़्यादा वो वेजेस एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं. दिस रेज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइसेस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स दैट डेवलप्ड नेशन this raised cost of production and prices of manufactured goods that developed nation export. तो इसी वजह से लेबर्स जो अपना डिमांड ज़्यादा रखते हैं प्राइसेस का वहाँ पे, क्योंकि यूनियन स्ट्रांग है. क्यों? क्योंकि लेबर स्केर्स है, तो जो प्राइसेस है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो बढ़ जाता है मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट का. इस वजह से प्राइसेस बढ़ जाता है डेवलप नेशन के एक्सपोर्ट का. ऑन दी अदर हैंड, हम अगर डेवलपिंग नेशन देखें, वहाँ पे सबसे मेन रीज़न वेजेस कम होने का है सरप्लस लेबर. सरप्लस लेबर यानी बहुत ज़्यादा लेबर अवेलेबल है. अगर मुझे आज कोई बंदा चाहिए 5,000 रुपीज़ में मेरे पास काम करे 1 महीने के लिए, तो मुझे आसानी से मिल जाएगा. अगर एक बंदा बोलेगा नहीं मैं 6,000 में काम करूँगा, मैं बोलूँगी जाओ, मुझे 5,000 में दूसरा बंदा मिल जाएगा. तो इतना सरप्लस लेबर है डेवलपिंग नेशन में. लार्ज अनएम्प्लॉयमेंट है. इसी वजह से अगर 5K में अगर मैं काम देना चाहूँ तो वो बोलेगा ठीक है, अनएम्प्लॉयड रहने से अच्छा है 5K कमा ले. वीक एंड नॉन एग्जिस्टेंट लेबर यूनियंस भी इतने स्ट्रांग नहीं है कि अगर प्रोडक्टिविटी में उनसे काम निकलवा रही हूँ, बहुत सारा काम निकलवा रही हूँ कि 10K मुझे उनको देने चाहिए उनके प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग, बट मैं सिर्फ 5K दे रही हूँ, तो उनको पता भी नहीं चलेगा. लेबर यूनियन भी इतने स्ट्रांग नहीं है कि मुझसे वो 10K का डिमांड करेगी. कि वर्कर्स आपका 10K जितना काम कर रहे हैं, आप सिर्फ 5,000 उनको दे रहे हो, तो ऐसे लेबर यूनियंस भी स्ट्रांग नहीं हैं डेवलपिंग नेशन में. All or most of the increases in productivity taking place in these nations are reflected in lower production cost. जो भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है इन नेशन में, वो लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट एंड लोअर प्राइसेस में ही होती है. देखो, लेबर डिमांड नहीं कर रहे, लेबर यूनियन डिमांड नहीं कर रहे, तो प्राइसेस हम कम भी रख सकते हैं. क्योंकि 5,000 में मुझे वो बंदा मिल रहा है, इतना सारा प्रोडक्टिविटी बना के दे रहा है, तो मैं सस्ते में, कॉस्ट मेरा कम है, मैं सस्ते में बेच सकती हूँ, तो सस्ता हो जाता है, लोअर प्राइस हो जाता है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स का. If all the productivity increase were reflected in lower commodity prices in both developed and developing nation, the terms of trade of developing nation should have improved over time. अब देखो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज है वो दोनों डेवलप्ड में भी और डेवलपिंग नेशन में भी कमोडिटी प्राइस उनका कम होता है, यानी प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट किसका, समझो हम डेवलपिंग नेशंस की टर्म्स में बात कर रहे हैं. ठीक है, डेवलपिंग नेशन का प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट यानी एग्रीकल्चरल का प्राइस भी कम है, और प्राइस ऑफ इम्पोर्ट वो भी कम है. प्राइस ऑफ इम्पोर्ट यानी डेवलप्ड नेशन से मैन्युफैक्चर्ड कमोडिटी इंपोर्ट करने का, वो भी कम है. तो इसका भी कम होना, इसका भी कम होना, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा होगी.
तो टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव होगा. द रीज़न इज़ दैट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज इन एग्रीकल्चर आर जनरली स्मॉलर. अब आप बोल सकते हो कि मैम ये तो कम हो रहा है ना, तो हमारा जो वैल्यू है वो कम होना चाहिए. नहीं, कंपेयर टू इसका रिडक्शन, इसका जो रिडक्शन है एग्रीकल्चरल का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज जो है वो जनरली स्मॉलर होता है, तो इसका प्राइस रिडक्शन स्मॉलर होगा कंपेयर टू दिस प्राइस रिडक्शन. तो इसका प्राइस रिडक्शन जब स्मॉलर होगा कंपेयर टू दिस, तो ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज होगी. आप इसको है ना एक मैथमेटिकल इक्वेशन के तरह भी ले सकते हो. चलो हम समझते हैं कि जो न्यूमरेटर है उसका वैल्यू 10 है और डिनोमिनेटर का वैल्यू समझो हम 5 ले लेते हैं. ठीक है, सिर्फ समझने के लिए वैल्यू कैसे इंक्रीज हो रहा है. तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2. अब हम न्यूमरेटर की वैल्यू को 12 कर देते हैं कि वो रिड्यूस करना है ना, तो आई रिड्यूस इट बाय 2 पॉइंट्स, 8 कर देती हूँ सिर्फ, और मैं इसको ज़्यादा अमाउंट से रिड्यूस करती हूँ. लेट्स टेक इट टू बी 1, ओनली 1, मतलब ये 4 यूनिट से कम हुआ है. सो ओवरऑल वैल्यू कितना हो गया 8. सो यू कैन सी टर्म्स ऑफ ट्रेड हैज़ इम्प्रूव्ड वेरी मच. अगर मैं इस न्यूमरेटर का वैल्यू यानी प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट को मैं थोड़े अमाउंट से कम करूँ, यानी मैं उसको सिर्फ 9 रखूँ और जो डिनोमिनेटर है उसको सेम रखूँ, तो वैल्यू में इतना डिफरेंस नहीं आएगा. अगर मैं इसको ज़्यादा अमाउंट से कम कर दूँ, लेट्स से इसको मैं 2 कर देती हूँ और डिनोमिनेटर जो है उसको मैं कम अमाउंट से करूँ 4, तो ये तो उल्टा हो गया, हाफ हो गया. राइट, तो इस तरीके से आप है ना नंबर्स को चेंज करके खुद ही कैलकुलेट करके देख सकते हो कि कैसे टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव हो रहा है कि डेटीरियोरेट हो रहा है. अभी ये तो हाफ हो गया यानी डेटीरियोरेट हो गया, 2 से हाफ यानी डेटीरियोरेट हो गया टर्म्स ऑफ ट्रेड. तो यही चीज़ है, आप नंबर्स से खेल के आप समझ सकते हो खुद ही कि कैसे चीज़ें बदलती है, कैसे वैल्यू चेंज होता है. I'll just remove this. Okay. If all productivity increase were reflected in lower commodity prices in both, okay, this we have seen. Since developed nation export mostly manufactured goods and import mostly agricultural commodities and raw material, their terms of trade should deteriorate, so that terms of trade of developing nation in the inverse or reciprocal should improve all time. अगर दोनों का लोअर प्राइसेस होगा और एक्सपोर्ट हमारे डेवलप नेशन के इंपोर्ट का ज़्यादा हो रहा है, तो डेवलप नेशन के लिए उसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर्ड कमोडिटी एक्सपोर्ट कर रहा है जिसका प्राइस ज़्यादा अमाउंट से कम हो रहा है, वेयर एज वो इंपोर्ट एग्रीकल्चरल कमोडिटी कर रहा है जिसका प्राइस ज़्यादा अमाउंट से कम नहीं हो रहा. तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी, तो उनका जो है वो डेटीरियोरेट होना चाहिए. It is because productivity increase are reflected in higher wages in developed nation but in lower prices in developing countries that according to Pribish, Singer and Mridal, we can expect a secular deterioration in collective terms of trade of developing nation. लेकिन होता क्या है, होता इसका उल्टा है. डेवलपिंग नेशन जो है वो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट उनका कम होता है, वेराज उनका प्राइस, डेवलपिंग नेशन की बात कर रही हूँ, प्राइस ऑफ इम्पोर्ट यानी वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है उसका प्राइस हायर होता है. तो ओवरऑल वैल्यू मैंने क्या बोली, अगर ये सिचुएशन है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, ये कम होगा कंपेयर टू ये, तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी. राइट, तो डेटीरियोरेट होगा. क्यों ये कम होगा, एग्रीकल्चरल कंपैरेटिवली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज एग्रीकल्चरल का कम होता है कंपेयर टू डेवलप नेशन के मैन्युफैक्चर्ड का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज. इस वजह से इसका प्राइस इंक्रीज ज़्यादा होगा, इसका प्राइस रिडक्शन कम होगा. तो ओवरऑल सिनेरियो क्या हो जाएगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड वैल्यू जो है वो कम होगी.
Another reason for expecting the terms of trade of developing nation to deteriorate is that their demand for manufactured export of developed nation tends to grow much faster than the latter's demand for agricultural and raw material export of developing nation. दूसरा रीज़न ये है कि हमारा डिमांड, डेवलपिंग नेशन का जो डिमांड है मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स के लिए वो ज़्यादा है. तो जब डिमांड ज़्यादा होता है सप्लाई से तो प्राइस ऑब्वियसली क्या होगा, इंक्रीज़ होगा. तो डिनोमिनेटर इंक्रीज़ होगा तो ओवरऑल वैल्यू कम होगा. वेरएज जो फॉरेन कंट्रीज़ है, जो डेवलप्ड नेशन है, उनका डिमांड फॉर डेवलपिंग नेशन का एग्रीकल्चरल एंड रॉ मटेरियल के लिए वो कम है. तो जब इसका ऑपोजिट है, प्राइस रिड्यूस होगा, न्यूमरेटर रिड्यूस होगा, तो ऑब्वियसली डेवलपिंग नेशन के लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड डेटीरियोरेट होगा. दिस इज़ ड्यू टू मच हायर इनकम इलास्टिसिटी फॉर डिमांड ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए जो इनकम इलास्टिसिटी होता है, परसेंटेज चेंज ऑफ डिमांड फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम. अगर मेरा इनकम 1% से बढ़ रहा है तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए मेरा डिमांड 80% से बढ़ेगा दैन फॉर एग्रीकल्चरल गुड. तो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के लिए डेवलप्ड नेशन का जो इनकम इलास्टिसिटी है, यानी अगर उनके यहाँ पे 1% से इनकम बढ़ रहा है डेवलप्ड नेशन में, तो उनका डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स फ्रॉम डेवलपिंग नेशन वो 20 या 30% होगा. While these arguments seem to make some sense, it is difficult to evaluate them on theoretical grounds alone. Theoretically आप ये सब बोलोगे, ऐसे ये जो फॉर्मूला बेस्ड आप बताओगे, इट्स फाइन, लेकिन उसको इवेल्यूएट करना, टोटली कैलकुलेट करना इज़ डिफ़िकल्ट. Furthermore, the fact that many developing nations have experienced a large increase in their share of manufactured exports in their total exports during the past decades makes the calculation much more difficult and the result obtained less useful. तो अभी हमने ये भी देखा है कि ज़्यादातर डेवलपिंग नेशन भी अपने नेशन से एक्सपोर्ट करते हैं मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट. देखो, हम यहाँ पे सिर्फ बोल रहे थे कि डेवलपिंग नेशन एग्रीकल्चर करता है, डेवलप्ड नेशन मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन रिसेंटली हमने ये देखा है कि डेवलपिंग नेशन जो है वो मैन्युफैक्चर्ड कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट भी कर रहा है. तो ये डिफ़िकल्ट कर देता है कि कैसे हम कैलकुलेट करें, डेटा कैसे कलेक्ट करें, क्योंकि उनके टोटल एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें, वहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड कमोडिटी भी आ जाती है डेवलपिंग नेशन की. तो दीज आर सर्टेन रीजन्स जो हमने देखे हैं कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड को डेटीरियोरेट करता है डेवलपिंग नेशन के, बट स्टिल वी कांट से कि हो ही रहा है, राइट. तो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड हाउ what the reasons are and the explanation for the reason, then you do like the video. कमेंट में आप अपना फीडबैक या कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप डाल सकते हो. Do share it with your classmates and friends, and if you are new to the channel, do subscribe to the channel. Thank you.